हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। राइट, इसके पहले हमने वन डायमेंशन मोशन पढ़ा दैट इज़ लीनियर मोशन और इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और देन आफ्टर वी हैव स्टडीड मोशन इन अ प्लेन एज अ fourth chapter. Now fifth chapter is Newton's laws of motion या simply laws of motion. तो let us discuss about first we should know about the motion. What is the motion? तो motion को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे. Motion of a body is its movement and identified by change in either its location or orientation or both or relative to other object. मीन्स यहाँ पे मोशन, जैसे हम लोग मोशन पढ़ चुके हैं, मोशन के टाइप भी पढ़ चुके हैं, कितने टाइप के मोशन होते हैं. मोशन जब भी कोई बॉडी आइदर उसमें आप चेंज इन आइदर लोकेशन, उसके लोकेशन में चेंज होता है या ओरिएंटेशन में या दोनों में होता है. रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और परफॉर्म द मोशन. राइट, देन मोशन का जब भी बात करेंगे हम, उसमें एक टर्म आएगा लोकेशन या प्लेस. जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में हैं, यहाँ से आप फिर आफ्टर 1 आवर आप घर पहुँच गए. ठीक है, तो आप क्लासरूम या स्कूल के रेस्पेक्ट में आप मूव कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने मोशन किया हुआ. ठीक, अब लोकेशन क्या होता है, या जो जिसको हम रेफरेंस बोलेंगे, तो यहाँ पे लोकेशन क्या होता है. पहले द लोकेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी टेल्स वेयर इट इज़ प्लेस्ड, जहाँ पे हम रखते हैं बॉडी को, एंड कैन बी मेजर्ड बाय द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द बॉडी ऑफ इट्स सेंटर मास सेंटर. राइट, इट इज़ नोन एज पोजीशन. जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर इसको सपोज करें एक्स कोऑर्डिनेट में है, तो ओरिजिन से ये इसके सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन है, मीन्स यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई. ये कोऑर्डिनेट हमें बताएगा इसका लोकेशन या पोजीशन. राइट, तो उसी को हम लोकेशन बोल देंगे. नाउ ओरिएंटेशन मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट वो कैसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उसका ओरिएंटेशन क्या है. जैसे ये रेक्टेंगल मान लें, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ, फिर इसको अगर रोटेट करके ऐसे रख दिया, तो ये ओरिएंटेशन बता रहा है कि ये कैसे रखा हुआ है आपका यहाँ ओरिजिन से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस से. राइट, नाउ मोशन यहाँ पे हम लोग दो तरह के देखेंगे. एक ट्रांसलेशनल मोशन जो कि आप पढ़ चुके हो, उसी को हम लीनियर मोशन बोलते हैं. ट्रांसलेशनल मोशन को ही हम लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. और अनदर मोशन इज द रोटेशनल मोशन भी हम लोगों ने पढ़ चुका है. सर्कुलर मोशन इट इज़ अ रोटेशनल मोशन, रोटरी मोशन है ये. राइट, तो इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स लोकेशन विदाउट चेंज इन ओरिएंटेशन, मीन्स कोई बॉडी जैसे यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से ये बॉडी मूव कर गई यहाँ पे, मीन्स ये बॉडी मूव कर गई लेकिन इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज हुआ. मीन्स जैसा यहाँ पे ओरिएंटेशन था वैसा यहाँ पे भी है, तब इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन. मीन्स बॉडी ट्रांसलेट हुई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसलेट हुई है, मीन्स लीनियर मोशन परफॉर्म किया है. ठीक है, अगर ओरिएंटेशन विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन, देन इट इज़ नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. उसी को हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे. इफ़ इट इज चेंजेस ओरिएंटेशन विदाउट चेंज इन लोकेशन, देन इट इज प्योर रोटेशन. जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से ये मूव कर गया यहाँ पे, इसने अपना ओरिएंटेशन नहीं चेंज किया बट जगह बदल ली, पोजीशन बदल दिया. ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर ऐसे रखा था, ये ऐसा वहीं पे पोजीशन नहीं चेंज किया बट ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो ये इस तरह से घूम गई बॉडी. इसको हम प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे. ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है. ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन. तो यहाँ पे हम लोग दो तरह के मोशन देख लिए. वन इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन एंड अनदर वन इज़ द रोटेशनल मोशन.
राइट। तो इस चैप्टर हम लोग ट्रांसलेशन मोशन पढ़ेंगे। देन 7th चैप्टर में आपका रोटेशनल मोशन 7th चैप्टर में आएगा, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आर है एट एनी टाइम टी टाइम पे ये आर है, यहाँ पे टी टाइम ये पोजीशन वेक्टर आर है। फिर आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी टाइम, मतलब आफ्टर डेल्टा प्लस टी टाइम, इतना टाइम बाद, मतलब टोटल टाइम ऑब्जर्वेशन टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तो उसका पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचा, सी यहाँ से आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, मीन्स ऑल कॉर्नर्स परफॉर्म द विच मोशन, लीनियर मोशन। देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। अब इसमें दूसरा हमने लिया है एक, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे उठते हुए ऐसे आया है, मीन्स ऐसे घुमाया है, यहाँ से ऊपर ले गए फिर ऐसे ले आए। अब यहाँ पे देखिए किसके ए पॉइंट पे का जो ए पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसका इस शेप, सी पे होगा ऐसा होगा, यहाँ पे होगा तो ऐसा होगा, यहाँ वाला ऐसा करेगा। मीन्स हर एक पार्टिकल एक कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करेंगे। मीन्स इस रेक्टेंगल में जितने भी पार्टिकल हैं, रेक्टेंगुलर बॉडी है, जितने भी पार्टिकल हैं सब के सब ये कर्वीलिनियर या कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन, ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन, राइट। तो यहाँ पे ये कर्व हुआ है, तो ये रेक्टिलिनियर है, ये कर्वीलिनियर है। कर्वीलिनियर में आपका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है कि अगर कर्व पाथ पे कोई, जब भी बॉडी कोई कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे आप बाइक चलाते हैं कहीं पे टर्न देते हैं तो आपका कर्व स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हुआ, कर्वीलिनियर मोशन हो गया, राइट। नाउ अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आता है, दैट इज़ द मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा है। तो मोमेंटम पी आपने पढ़ा होगा, पी इक्वल टू एम इंटू वी, मोमेंटम, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। ये इसी को या अमाउंट ऑफ मोशन, ये मोशन को इसकी डिस्क्राइब करता है, मोशन आपका कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी मोशन में। मोमेंटम ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है यहाँ पे। तो मोमेंटम को पहले समझते हैं क्या होता है। अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी एंड मास, कि कोई भी बॉडी का अमाउंट ऑफ मोशन जो डिपेंड करता है उसकी मास पे करता है एक, तो दूसरा वेलोसिटी पे। अब यहाँ पे एक टर्म आता है लीन, इसी को मोमेंटम में आपका दो तरह के पढ़ेंगे मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, बाद में फिर आएगा आपका ट्रांसलेशन, रोटेशनल मोशन में भी आएगा एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करेंगे, इट इज product of mass and velocity, and it is a vector quantity because v is the on left hand side, velocity is a vector quantity, so that's why p is a also vector quantity, ठीक है। now it provides measure of amount of motion, इससे हमें क्या मिलता है, मोशन की क्या स्थिति है, इससे हमें पता चलता है, राइट। लीनियर मोमेंटम p of a body mass m moving with the velocity v is expressed by the following relation। तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपको आगे बहुत यूजफुल है, आगे जितना भी पढ़ेंगे फिजिक्स मैकेनिक्स में, आप रोटेशनल मोशन में ही, तो p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये आप अच्छे से 9th में भी पढ़ा है आपने लीनियर मोमेंटम। तो वही चीज़ है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। SI यूनिट आप निकाल सकते हो, मास का क्या हो गया kg, वेलोसिटी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये इसकी SI यूनिट हो गई, राइट। और इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं मोमेंटम का, MLT, m इज द मास, LT -1 इज द वेलोसिटी, MLT इज द
डायमेंशनल फार्मूला ये दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम, राइट, या लीनियर मोमेंटम सिंपली इसको हम बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द फोर्स। फोर्स क्या होता है इसके पहले भी आपने पढ़ चुके हैं इसके पहले भी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज यूज्ड to explain mutual interaction between two material bodies as the action one body on another in the form of push pull, which brings out tries to bring out the change in the state of the two bodies, state of motion of the two bodies। फोर्स क्या होता है? फोर्स आइदर जब भी किसी बॉडी पे आप उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश, जैसे आपने यहाँ से इस बॉडी को आपने पुश किया, ठीक है, बॉडी क्या हुई, यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो ये आपने एक फोर्स लगाया जो कि अब कोई ज़रूरी नहीं ये बॉडी मूव करे, ठीक है, इसने कोशिश किया इसको यहाँ से मूव करने की, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप फोर्स किससे भी लगा सकते हो, आप सपोज रॉड से भी लगा सकते हो, ठीक है, या आप मशीन से लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, या हैंड से आप लगा सकते हो फोर्स। तो वही यहाँ पे बोल रहा है म्यूचुअल इंट्रैक्शन, कोई भी दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है जिसकी वजह से, इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल इंट्रैक्शन बोल रहे हैं। अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज विच क्रिएट्स अ फोर्स ऑन वन बॉडी ऑल्सो क्रिएट फोर्स ऑन अदर बॉडीज, राइट। जब भी ये यहाँ पे कर रहे हैं म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगा, एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगी तो ये वाली बॉडी भी इस पे एक फोर्स लगाएगी। द फोर्स ऑन अंडर द स्टडी इज नोन एज एक्शन, तो ये इसने एक्शन किया, इधर से फोर्स लगाया, इसने एक्शन हुआ। द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन दिस अदर इज नोन एज रिएक्शन, इसने जो उतना ही फोर्स लगाया ये इसको हम बोलेंगे रिएक्शन, ठीक है। एक्शन है, रिएक्शन का सबसे बेस्ट आप जो एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप वॉल पे, घर में वॉल पे आप हाथ से जब मारते हैं तो अपना हाथ उस पर जब धक्का मारते हैं या पुश करते हैं इसको, तो उतना ही फोर्स आप पे या उतना ही चोट आपको लगती है हाथ में। जैसे आप फोर्स लगाया आपने दीवार को हिट किया, दीवार से भी उतना ही फोर्स आपके हाथ में लगा जाए जिससे आपको लगता है कि हर्ट होता है, आपका हैंड हर्ट होता है, मीन्स उतना ही फोर्स आपके हैंड पे लगा, तो उसी को जो आपके हाथ पे लगा उसको रिएक्शन बोलेंगे, आपने जो वॉल पे लगाया वो एक्शन लगाया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है। नाउ कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्सेस। फोर्सेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फोर्सेस देयर आर टू टाइप्स, वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अब कॉन्टैक्ट मीन्स जब भी कोई दो बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएगी किसी दूसरी बॉडी पे, सपोज इस बॉडी ने इस पे पुल किया है, पुश किया, तो ये फिजिकल टच किया इन दोनों को, फिजिकल कनेक्शन किया गया इन दोनों में, तो एक दूसरे को टच करके ही इस फोर्स, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो या सिंपली कॉन्टैक्ट से जब फोर्स लगेगा तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। जब क्या कहते हैं कोई दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट ना हो और फोर्स लग जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें आपको कांटेक्ट में फोर्सेस में, जैसे आप कोई भी स्प्रिंग वगैरह खींचते हैं तो आप उससे स्प्रिंग खींच रहे हैं तो उस पर आप कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स का जो एग्जांपल है, तो जैसे आप कोई बॉडी, जैसे आप छत पे खड़े हो, कोई स्टोन ले, कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट लिया, नीचे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये किस फोर्स की वजह से आ रहा है, तो एक mg आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स अर्थ ने अपनी तरफ खींचा। अब अर्थ ने तो इसको टच नहीं किया इस बॉडी को, लेकिन अपनी तरफ खींच लिया, तो आप इसने एक फोर्स लगा दिया, इसी को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। मीन जितने भी फील्ड फोर्सेस होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। उसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया,
जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे आपने यहाँ पे कोई मैग्नेट रख दिया, ठीक है, अब यहाँ पे आयरन मेटल ले आया तो इसको खींच लेगा, बिना टच किए हुए आयरन मेटल को ये खींच ले, ट्रैक कर लेगा। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसी को हम फील्ड फोर्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स आता है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्सेस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द field forces or non-contact forces. Now the basic characteristics of a force. कोई भी फोर्स लग रहा है उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो फोर्स में सबसे ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है, फर्स्ट थिंग, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। टू प्रिडिक्ट हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, वी मस्ट नो इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स जहाँ पे फोर्स लगते हैं, जिस पॉइंट पे, सपोज ये बॉडी है, इसके यहाँ सेंटर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस सेंटर पॉइंट इसका क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन जहाँ पे फोर्स लगाते हैं उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। द डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोथ डिसाइड द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों ये बताते हैं लाइन ऑफ एक्शन। सपोज ये कोई बॉडी है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ये पॉइंट मान लिया P है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से फोर्स चाहिए। अब ये इसकी जो लाइन बन रही, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे इस फोर्स का, LOC ये है ना। यहाँ पे जैसे ये लगाया फोर्स, अब इसको इस आगे एक्सटेंड कर सकते हैं किसी को, लाइन ऑफ एक्शन, LOA लाइन ऑफ एक्शन। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये लाइन, ये इसकी डायरेक्शन बता रही है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन बता रही है कि इधर से ये इधर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। नाउ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन decide effect of on translation motion, and magnitude and line of action decides on rotation motion. Line of action decides the effects of rotation motion, right। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ट्रांसलेशन मोशन को डिफाइन करता है, जबकि मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन उसके रोटेशन मोशन को डिसाइड करता है कि मोशन कैसा होगा, लीनियर होगा, मीन्स लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन होगा, या रेक्टिलिनियर कर्व और कर्विलिनियर मोशन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन, राइट। नाउ यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहले हम लोग, अब यहाँ पे आपका आ जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन हैज published 3 laws which describe how forces affect the motion of a body on which they act. These laws are fundamental laws in nature in the sense that first law gives the concept of force, inertia and inertial frame. जो फर्स्ट लॉ किसका कंसेप्ट देता है? फोर्स का, इनर्शिया का एंड इनर्शियल फ्रेम का। द सेकेंड लॉ डिफाइंस फोर्स एंड थर्ड लॉ action and reaction as two aspects of mutual interaction between two bodies, right। The first law, the very first law, Newton's first law, that is very important here। आपने इसका सुना भी होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, 9th में या थोड़ा पढ़ा होगा। एवरी मटेरियल बॉडी विच हैज मास, मटेरियल बॉडी का मतलब जिसका मास होता है, ठीक है, ऐसा नहीं मासलेस बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग। एवरी मटेरियल बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू प्रिजर्व इस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय द एक्सटर्नल फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन इट।
मीन्स अगर इसको सिंपल सी लैंग्वेज आपने समझना है तो जितने भी मटेरियल बॉडी होती हैं वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहेंगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये न्यूटन ने बोला था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। प्रेशर मतलब मेंटेन रखना, प्रेशर का मतलब यहाँ पे है मेंटेन रखना। अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ कंपेयर्ड मतलब फोर्स्ड किया जाता है इसको बाय एक्सटर्नल फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन इट, मीन्स बिना विदाउट एक्सटर्नल force it cannot change of state of motion or state of rest until and unless external force is applied on it। तो ये है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। ओके, नाउ अब यहाँ पे दो टर्म आता है, एक इनर्शिया, दूसरा इनर्शियल फ्रेम, राइट। इनर्शिया क्या होता है, इसी लॉ से ही इनर्शिया का आता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। The tendency of a material to preserve its state of uniform motion or rest is known as inertia of body, and it was first conceived by the Galileo here। The tendency of material, अब इसमें ये जो बॉडी है किसकी वजह से अपना स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को प्रिजर्व कर रही है, उसी प्रॉपर्टी को गैलीलियो ने बताया था कि उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड मास ऑफ मटेरियल बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। इनर्शिया सिंपली मेजर द मास ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया बेसिकली इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। जो बॉडी का मास होता है उसी को उसका इनर्शिया या इनर्शिया उसकी बॉडी का मास बताती है, ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द मास ऑफ द बॉडी, राइट। तो अब इसी मास की वजह से, जैसे ये बॉडी है यहाँ पे, इसका मास है या इनर्शिया है, किसी मास की वजह से अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इस पर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो कहाँ ये मूव करेगी, कहाँ चेंज करेगी पोजीशन, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही होती तो अगर जैसे आप बाइक से चल रहे हैं, आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं बाइक से, अनटिल अनलेस आप ब्रेक ना लगाएं तो बाइक रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। मीन्स कोई भी एक्सटर्नल उस पर फोर्स